गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर निर्देशांक ज्यामिति की सीरीज। अब तक हमने 5 सेशन डिस्कस कर लिए हैं। ये हमारा आज का 6th लेसन होगा। ये हमारी 6ठी क्लास है और इसके अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को डिस्कस करने वाले हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कह लो या फिर हिंदी में अगर कहें तो इसे कहा जाता है हलों की संख्या। क्लियर? इससे पहले मैं एक दो बात और कर देता हूं। जैसे पिछला जो लेक्चर था अपना, उसमें हमने डिस्कस किया था एंगल बिटवीन लाइंस, रेखाओं के मध्य कोण। तो वहां पर मैंने एक एग्जाम्पल से आपको बात समझाई थी। एग्जाम्पल कुछ ऐसा सा था कि एक लाइन है 3x + 4y + 5 = 0। इसके एक परपेंडिकुलर लाइन है, तो जो मेरे ख्याल से 2,1 से जा रही है, उस लाइन की इक्वेशन। तो वहां पर मैंने सारी बात आपको एक्सप्लेन तो कर दी थी कि m1 × m2 = क्या होगा आपका -1। इस लाइन की स्लोप क्या है -3/4 और रिजल्ट -1 लाना है, तो अगले की स्लोप क्या लेनी थी 4/3। तो ये रिजल्ट होकर के यहां से -1 आ जाता। यहां तक कोई समस्या नहीं थी पूरे के पूरे सॉल्यूशन के अंदर। और आपको एक्सप्लेन भी किया था कि एक जगह या तो आप x के साथ माइनस ले लो या फिर आप क्या करो y के साथ माइनस ले लो। लेकिन उसमें एक गड़बड़ ये कर दी थी मैंने कि 3x और 4y को एज इट इज रख दिया था, बीच में साइन माइनस का। तो उस सवाल में करेक्शन कर देना, ये इंटरचेंज होगा। हाँ, उससे जो जस्ट अगला ही एग्जाम्पल था इसी पैटर्न का, वो करेक्ट था, उसमें कोई इश्यू नहीं था। तो वहां चेंज कर देना 4x - 3y + c = 0। फिर आप 2 1 को रखोगे तो 8 में से 3 चला गया, 5 बचा। c की वैल्यू -5, इसको आप यहां से रिप्लेस कर देना, तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? उसमें थोड़ी सी सिली मिस्टेक हो गई थी प्लस माइनस करने में, तो इसका थोड़ा ध्यान रख लेना। चलो भाई, एक तो इस वीडियो को शेयर कर दो आप जल्दी से जल्दी, और यहां पर फिर अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और इस चीज को फील करेंगे। और अब तक हमने क्या किया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लगभग 70 क्वेश्चंस या फिर इससे ज्यादा क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है। तो सेम अपना पार्ट यहां भी वैसा ही रहेगा, थ्योरी के साथ साथ कुछ बेसिक सवाल, और एंड के अंदर हम डिस्कस करेंगे CDS के, CGL के, CPO के, CHSL के, इनके सवाल। अपना पैटर्न हमेशा यही रहेगा जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ा करेंगे। अब देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नो डाउट एक तो टिपिकल पार्ट है, स्टूडेंट में नहीं पढ़ना चाहता। रीजन क्या है, जैसे CGL 2 साल से नहीं पूछ रहा, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, स्किप कर देंगे, पूछ तो रहा ही नहीं है। 2017 में पूछा था, 18 में नहीं पूछा, इस टाइप से। तो देखो, इंपॉर्टेंट पार्ट है, टिपिकल भी पार्ट है ये, बिल्कुल आपको इसमें डेडिकेशन दिखाना ही पड़ेगा। और जब SSC पूछता है तो उसने क्या किया, 25 सवालों में से 3-3 सवाल भी पूछे हैं प्रीलिम्स के अंदर। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंस मेरे ख्याल से आपको इस चैप्टर का पता होगा। बाकी आप डेडिकेशन दिखाते रहें, जी जान लगाएं, अपने नोट्स बनाएं। चलिए, जब भी एक चैप्टर कंप्लीट होता है, मैं आपको PDF के सारे क्वेश्चंस भी दे दूंगा, प्लस उनका हैंड रिटन सॉल्यूशन भी दे दूंगा, कि बस सिर्फ ऑप्शन ही नहीं, उनका कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये आपको तनाव नहीं लेना, आप अपने साथ साथ नोट्स बनाते हुए चला करें। तो देखो, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के अंदर क्या होगा, 3 टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं। या तो एक बार कहता है कि सॉल्यूशन 1 है, या 0 है, या फिर इनफाइनाइट है। ये 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। और असल में देखा जाए तो ये जनरली आप ऐसा समझ लेते हैं कि अलजेब्रा का सवाल है। रीजन क्या होता है कि अलजेब्रा के अंदर ही इस टाइप के सवाल दिए रहते हैं, लीनियर इक्वेशन ही वो होती है आपकी। तो वहां पर क्या रहता है, A1/A2, B1/B2, C1/C2, 3 रिलेशन का हम रट्टा मार देते हैं और कंक्लूजन निकालते हैं। अब बात को थोड़ा सा डिटेल में समझना। देखो क्या है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन असल में क्या, जब एक लाइन दूसरी लाइन को कट करती है तो इनके पास एक ही कॉमन पॉइंट होता है। क्लियर है? जब एक लाइन ने दूसरी लाइन, इसको नाम दे दो लाइन 1, इसको नाम दे दो आप लाइन 2, जहां पर ये कट करेंगी तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन पॉइंट होता है। इसीलिए पहले मैं इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हटा करके समझा रहा हूं। तो ये क्या हो गया, ओनली 1 सॉल्यूशन। क्लियर है? और पीछे कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर ये बहुत टिपिकल लग रहा है। तो देखो, ऐसा है कि जो सिलेबस है वो हमें पढ़ना पड़ेगा। 2 चीजें हैं आपकी, कि एक तो मैं आपको अट्रैक्टिव पढ़ा दूं,
अट्रैक्टिव का मतलब यही है कि पढ़ाते पढ़ाते इतना टाइम हो गया कि बच्चे को क्या पसंद आ सकता है सॉरी। दूसरा क्या है, मैं आपको सिलेक्शन ओरिएंटेड पढ़ा दूं। अब सिलेक्शन ओरिएंटेड में क्या होता है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि कुछ चीजें टिपिकल भी है। रीजन क्या है, देखो जैसे सीजीएल का एग्जांपल लें तो आजकल आप कितने बच्चे ऐसे देख पाते होंगे कि जिनके मैथ्स में 200 में से 200 नंबर है। क्लियर है, बहुत कम बच्चे देखने को मिलते हैं। रीजन क्या, पेपर का लेवल इतना बढ़ चुका है। अब आपकी क्या डिमांड रहती है कि अट्रैक्टिव पढ़ लें, कि भाई दिखने में ठीक लगे, इजी इजी चीजें पढ़ा दे। जैसे कोऑर्डिनेट में दूरी बता दी, 2-3 लाइन की इक्वेशन बता दी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, एक एरिया का फॉर्मूला, खत्म कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये भी एक तरीका था। क्लियर है, लेकिन असल में यह है कि देखो एक शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है कि वो सिलेक्शन ओरिएंटेड पढ़ाए। क्लियर है, और रास्ता भी बच्चे को सिलेक्शन ओरिएंटेड ही दिखाए। ये नहीं है कि फालतू की हवा बना दी कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते रहा करो। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, यहां से आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा, सारी चीजों का सोल्यूशन डिटेल में मिलेगा। तो थ्योरी और कुछ सवाल आप यहां से कवर करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, तो उनसे आपकी फिनिशिंग आएगी। चलिए भाई, और देखो नजाकत को समझो। विवेकानंद जी ने क्या कहा था कि अगर रास्ता एकदम आसान लग रहा है, और अगर मैं आज की बात करूं, हो सकता है कि रास्ता आसान भी हो और मंजिल तक भी जाता हो, लेकिन आज जैसा दौर चल रहा है तो इसके अंदर क्या कंपटीशन में इतनी मारामारी हो रखी है, और अगर आपको सारी चीजें आसान लग रही हैं तो यकीन मानिए वो रास्ता सही नहीं है। ठीक है, मुद्दा यह है कि आजकल जैसा दौर है, जिस टाइप के एग्जाम्स में सवाल आते हैं, बिल्कुल आपका रिश्ता टिपिकल चलेगा। दिमाग की नसें भी हिलनी स्टार्ट हो जाती हैं कि यार ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना, लेकिन एक बार उससे गुजर जाओ, मंजिल आपकी आंखों के सामने होगी। बाकी वही है कि समय की नजाकत को थोड़ा सा समझे। देखो दो लाइन एक दूसरे को कट करेंगी, एक कॉमन पॉइंट मिलेगा। कोऑर्डिनेट से हटके बात समझ रहे हैं, तो इसे कहा जाता है ओनली वन सॉल्यूशन। अगर एक लाइन यहां से जा रही है, दूसरी लाइन यहां से जा रही है, लाइन 1 लाइन 2, अगर ये कभी भी ना कट करें, कभी भी कब नहीं कट करेंगे, जब दोनों की दोनों लाइन क्या हो, आपस में पैरेलल। तो एक बात बताओ, इनके ऊपर क्या कोई कॉमन पॉइंट है? दिखा आपको कोई बिंदु? नहीं दिखा। तो इसका मतलब इसे आप कह सकते हो जीरो सॉल्यूशन, कि यहां पर कोई कॉमन पॉइंट नहीं है इन दोनों लाइंस के बीच में। सो द सॉल्यूशंस आर, या फिर सॉल्यूशन इज जीरो। क्लियर है। एक तीसरा केस ये हो सकता है कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर से गुजर जाए। एक लाइन यहां से गुजरी, इसी के ऊपर से दूसरी लाइन। अब देखो जहां भी आप टच करोगे, यही लाइन 1 की इक्वेशन है, यही लाइन 2 की इक्वेशन है। हालांकि याद रखना इन दोनों की इक्वेशन सेम होती है, जस्ट उनको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है उसको बदल दिया जाता है। बाकी एक ही इक्वेशन होती है, सेम टू सेम डिटो, ये इसके साथ मैच करेगी। तो यहां देखो हर जगह पर आपको क्या मिल रहा है, एक एक पॉइंट मिल रहा है जगह जगह। और लाइन क्या है, आपको क्या बताया था, रेखा क्या होती है जिसका ना तो ये पता है कि वो आ कहां से रही है, और ना ही ये पता होता है कि वो जा कहां रही है। तो इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक की दूरी है, तो इसलिए इस पर क्या इनफाइनाइट पॉइंट मिलेंगे और वो कॉमन होंगे एक दूसरे के लिए। तो इस बात को क्या कहा जाता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हटके समझ आ गई होगी कि जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं सॉरी, जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो कॉमन पॉइंट एक होता है, और इसीलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 1। क्लियर। जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 0। और जब एक लाइन के ऊपर से जस्ट दूसरी लाइन गुजर जाए, संपाती रेखा या कोई इंसिडेंट लाइन उनको कहा जाता है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी इनफाइनाइट। क्लियर है भाई। चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेट कर दो, कोई इश्यू नहीं है। तो देखो सबसे पहले एक सिंपल सी बात बता दो मुझे कि दो लाइन एक दूसरे को कब कटती हैं, कट करती हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक लाइन यहां से गई, एक लाइन यहां से गई, कट करने की नेसेसरी कंडीशन क्या है? चलो ये नहीं पता आपको कि कट करने की नेसेसरी कंडीशन क्या, लेकिन आप मुझे एक बात बता दो, कट नहीं करने की नेसेसरी कंडीशन क्या है? एक लाइन यहां से गुजरी, दूसरी लाइन यहां से गुजरी, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया वाई एक्सिस। क्या कहूं, क्या ऐसी कंडीशन या शर्त रखूं कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट ना करें? तो आपका सिंपल सा जवाब होगा कि सर जब ये पैरेलल नहीं होंगी तो कट नहीं करेंगी।
पैरेलल नहीं है, इसका मतलब ये एंगल θ1 है और ये आपका θ2 है, तो यहां से क्या होगा θ1 बराबर θ2। जब भी दोनों रेखाओं का जो एंगल है वो अगर आपका सेम आ जाए तो उस केस में आप कहोगे कि लाइंस आपकी पैरेलल है। पीछे भी ये बातें डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो इसी कंडीशन को रिवर्स कर दो कि अगर दोनों एंगल सेम है तो लाइन कभी नहीं कट करेंगी। तो इसका मतलब ये तय हो गया कि अगर दोनों के एंगल डिफरेंट है तो कहीं ना कहीं जाकर के एक लाइन दूसरी लाइन को क्या करेगी, कट करना स्टार्ट कर देगी। क्लियर है? तो वो बिंदु क्या होगा, एक लाइन दूसरी लाइन को सिर्फ एक ही बार कट कर सकती है। तो इस केस में क्या है भाई, दोनों के एंगल सेम होंगे। अगर दोनों के एंगल सेम नहीं होंगे तो इसका मतलब दोनों की स्लोप भी सेम नहीं होगी। m1 नॉट इक्वल्स टू m2। अब थोड़ा सा मैं पैटर्न पर आ जाता हूं कि असल में वो सवाल उठाता कहां से है। तो आपकी जो पहली लाइन है उसकी इक्वेशन ले लो, जैसा कि हमेशा ही करते आते हैं, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। एक लाइन आपने ये वाली ले ली, दूसरी लाइन ऐसे ही मानोगे तो ये क्या आ गई, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये अपनी क्या होगी, दूसरी लाइन। अब एक बात बताना, पहले वाली लाइन की अगर स्लोप में m1 कहूं तो क्या लिखी जाएगी, माइनस x का कोऑर्डिनेट अपोन में आपके y का कोऑर्डिनेट। अगर मैं इस लाइन की स्लोप कहूं, ये भी पढ़ चुके हैं, तो माइनस x का कोऑर्डिनेट अपोन y का कोऑर्डिनेट लिखा जा सकता है। अब देखो, लाइन एक दूसरे को तब कट करती हैं जब दोनों के बीच का एंगल डिफरेंट हो, क्योंकि सेम होगा तो पैरेलल हो जाएंगी, कभी नहीं कट करेंगे। तो नोट इक्वल्स टू θ1 नोट इक्वल्स टू θ2 होगा तो एक दूसरे को कट करेंगी। इसका मतलब दोनों की स्लोप भी सेम नहीं होगी। तो m1 और m2 की वैल्यू वहां से रखोगे तो माइनस a1 अपोन में b1 नोट इक्वल्स टू माइनस a2 अपोन में b2। ये पार्ट इससे कैंसिल आउट हो गया। अब इसको थोड़ी सी इजी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। देखो, a1 को इसके नीचे ले जाओ, a1 अपोन a2 कर दो और ये b1 ऊपर उठा लो, तो ये क्या हो गया, b1 अपोन में b2। ये कंडीशन आ गई और इसके बीच का साइन क्या है, नॉट इक्वल्स टू। चलो भाई, यहां तक बात आ गई तो मैं एक बार थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं क्योंकि हमें इतनी सारी चीजों की नीड नहीं होगी। बात को समझना, फिर से इसको भी हटा रहा हूं क्योंकि ये याद रह जाएगा, बार बार हम इन्हीं इक्वेशंस को फॉलो करते आ रहे हैं। तो बात को समझना, अपना जो कंक्लूजन है वो क्या निकला। सबसे पहले आपने क्या देखा कि एक लाइन दूसरी लाइन को तभी कट कर पाती है जब दोनों के एंगल सेम ना हो। चलो भाई, एंगल ही सेम नहीं है तो दोनों की स्लोप तो सेम होने का चांस ही नहीं है। चलो, इसी बात को कंप्लीट सोल्व किया तो हमने क्या देखा, इसका कंक्लूजन आया a1 अपोन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपोन b2। अगर ऐसी कहीं भी आपको कंडीशन दिखे तो आप तुरंत कह सकते हैं कि ये लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी। अगर एक लाइन दूसरी को कट कर रही है तो सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन पॉइंट आता है। तो अगर ऐसा केस आएगा तो आप क्या कह दोगे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 1। जैसे कि एग्जांपल से समझा दूं, मान लो ये लाइन है 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0 और एक लाइन और हो गई आपकी 4x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0। कोई आपसे कहे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, तो देखो वैसे तो आपका टारगेट तो ये है कि भी दोनों की स्लोप चेक करो, लेकिन आपने स्लोप का कंक्लूजन ही निकाल लिया तो सीधे आप क्या कहोगे कि 3/4 a1 अपॉन a2 और ये 4/3 दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब एक लाइन दूसरे को कट करेगी तो दोनों के बीच का जो कॉमन पॉइंट है एक होगा और इसीलिए आप इस केस में क्या कहते हो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 1। चलो, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि जब दो लाइन, कंक्लूजन में लिखा दूंगा एक साथ, इसकी टेंशन ना लो आप कितना उलझा के क्यों चल रहा है। तो देखो, इसको भी मैं हटा देता हूं। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पर कि एक लाइन दूसरे की लाइन के पैरेलल है, एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है, तो इसका मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 2 या θ1 इक्वल्स टू θ2। एंगल सेम हो गया तो आपको पता है दोनों की स्लोप भी सेम होगी, क्योंकि इसी का tan थीटा लेने की वजह से स्लोप निकल के आती है जिसे हम ढाल कहते हैं, या फिर उसका एक स्टैंडर्ड नाम हम लोग काम में क्या लेते हैं, ग्रेडियंट या फिर प्रवणता। चलो भाई, यहां तक आपकी बात क्लियर हो गई होगी। तो आगे आ जाते हैं कि अगर स्लोप दोनों की सेम है तो वही कंक्लूजन a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 लिखा जाएगा। तरीका वही होगा, माइनस a1 अपॉन b1 माइनस a2 अपॉन b2, लेकिन वो माइनस माइनस कट गया
और इसको नीचे शिफ्ट किया, इधर वाले को इधर शिफ्ट कर दिया, ये बात निकली। लेकिन एक दिमाग में बात और निकल के आई कि एक लाइन ये है आपकी, ये वाले, क्लियर है, और इसी के ऊपर से जब दूसरी लाइन गुजरेगी, दूसरी लाइन भी क्या किया मैंने, यहीं से गुजार दी। पहले एक लाइन थी तो यहां क्या कह दोगे, लाइन 1 भी आपकी ये है और लाइन 2 भी आपकी क्या है, ये वाली। तो पहली लाइन ने एंगल कितना बनाया था, θ1, और दूसरी ने θ2। तो इस केस में भी तो आपको दिख रहा है कि θ1 बराबर θ2 है। ये तो पैरेलल लाइन थी, पैरेलल लाइन के केस में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आता है। तो आपको पता पैरेलल कब होती है, जब दोनों एंगल सेम होते हैं। तो इस केस में सॉल्यूशन क्या बनेगा, 0। लेकिन आप दिमाग लगा के देखो कि जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर से गुजरती है तो जायज सी बात है, अगर इसने 30 डिग्री बनाया तो दूसरी भी 30 डिग्री, क्योंकि असल में एक के ऊपर से दूसरी गुजर गई। तो कंडीशन तो यहां भी θ1/θ2 आ गई। तो सिर्फ इतनी सी कंडीशन के बेसिस पर हम नहीं कह सकते। रीजन क्या है कि यहां सॉल्यूशन 0, वहां सॉल्यूशन इनफाइनाइट। तो ये कंडीशन तो हमें मिल गई कि जब भी एंगल सेम हो जाएंगे तो या तो दोनों लाइन पैरेलल होंगी या फिर दोनों लाइन क्या होंगी, कोइंसिडेंट, संपाती, एक लाइन दूसरे की ऊपर से गुजरेगी। क्लियर है। तो फिर भाई एक स्टेप आपको मिल चुकी है, तो फिर जज कैसे करें, तो उससे अगली बात पर आ जाओ। देखो ये जो लाइन है इसने वाई एक्सिस पर सेक्टर कट किया, ये वाला, पहली वाली लाइन ने ये कट किया, दूसरी वाली ने वाई एक्सिस पर सेक्टर क्या कट किया, ये कंप्लीट यहां से यहां। जबकि यहां पर देखो दोनों की दोनों लाइन क्या कर रही है, सेम सेक्टर कट कर रही है। तो बात पकड़ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब लाइन सिर्फ और सिर्फ पैरेलल होंगी तो एंगल तो सेम होंगे, लेकिन वाई एक्सिस पर जो सेक्टर कट करेंगी, वाई एक्सिस पर पीछे बताया था ना उस इक्वेशन में, वाई बराबर mx प्लस सी के अंदर बताया था आपको कि इस मूल बिंदु से जहां इसने वाई एक्सिस को कट किया है वहां तक की दूरी लेंथ ऑफ सेक्टर, अंतःखंड की लंबाई कहला रही थी। तो इस लाइन के लिए इतना सा है, दूसरी लाइन के लिए इतना, इसी के पैरेलल बीच में खींचोगे तो उसके लिए इतना होगा। लेकिन जब लाइन एक के ऊपर से दूसरी गुजरेगी तो दोनों जायज सी बात है सेम ही लेंथ का सेक्टर कट करेंगे। अब देखो यहां पर इसका प्रूफ करोगे तो सेक्टर की लेंथ तो डिफरेंट आएगी, सेक्टर की लेंथ डिफरेंट आएगी। कौन सी इक्वेशन से, a1x प्लस b1y प्लस c1 के लिए निकालोगे, ऐसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2 के लिए निकालोगे। लेकिन उनका रेशियो, तो रेशियो यहां जस्टिफाई कर देगा कि θ1 θ2 तो होगा ही होगा इक्वल, बट यहां जो सेक्टर कट किया है उसका रेशियो डिफरेंट होगा। एग्जैक्ट वैल्यू जो निकलेगी उसका जब आप रेशियो लोगे तो देखो इक्वेशन में क्या चल रहा था अपना, ax by और c बराबर 0, a और b को काम में ले लिया, ये तीसरी बात है। तो एग्जैक्ट सेक्टर निकालोगे तो एक में ये c1 था, दूसरे में ये आपका c2 था, तो ये क्या होगा, सेक्टर की लेंथ डिफरेंट, बट इस केस में क्या होगा, c1 बराबर c2। क्लियर है, दिख रहा है आपको वाई एक्सिस पर सेक्टर, ये उसका रेशियो होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। कहीं कल को कहने लग जाओगे सर ये एग्जैक्ट वैल्यू तो मैच ही नहीं खा रही उसके साथ, नहीं, ये उनको जब सोल्व करते हो तो ये रेशियो को जस्टिफाई करता है। अब मुद्दे की बात करें, यहां कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो सॉल्यूशन कितने, 0, और यहां पर जगह जगह कॉमन पॉइंट है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइट। ये बात क्लियर है। चलो इसको मैं मिटा देता हूं। अब आपको नोटबुक में क्या बात ध्यान रखनी है, ठीक है, नोटबुक में क्या बात ध्यान रखनी है उसको थोड़ा सा समझो। डायग्राम से पहले मैंने बेसिक तरीके से आपको ये बात समझा दी थी। अब देखो सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं। हमने क्या सीखा कि जब लाइन, पहला केस आपका क्या था, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, या फिर यू कह लो प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब इसके अंदर क्या होगा, एक लाइन दूसरी लाइन को कट करती है, सॉल्यूशन कितना आएगा यहां पर, 1। और क्या केस होता था, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। क्लियर है आपकी बात, सिंपल है, एंगल सेम नहीं है, स्लोप सेम नहीं होगी तो रेशियो ये निकल के आएगा, लाइन कट करेंगे। सेकंड केस क्या था आपका कि लाइंस कैसी हैं, पैरेलल, रेखाएं पैरेलल, या फिर इनको क्या कह लो, समांतर रेखाएं। अब एक बात बताओ, जब लाइन आपकी समांतर है तो एक लाइन और दूसरी लाइन, कॉमन पॉइंट कितने भाई, कॉमन पॉइंट एक भी नहीं है, 0। तो यहां पर क्या करना है,
A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2। ये तो क्या आ गया, दोनों की स्लोप सेम। लेकिन तीसरी बात क्या थी, y एक्सिस पर सेक्टर की लेंथ इक्वल नहीं होती है, डायग्राम में देख चुके हैं आप। तो इसमें क्या होता है, ये पॉइंट, तो यहां पर सॉल्यूशन 0। और तीसरा क्या था आपका, तीसरा केस आपका था कोइंसिडेंट लाइंस या फिर कह लो समपाती रेखाएं। ठीक है, एक समवर्ती रेखाएं भी होती है, ये जो आपकी कॉन्करेंट लाइंस, वो क्या होती हैं, जैसे एक बिंदु है, यहां से एक लाइन गई, दूसरी गई, तीसरी भी गई, तो ये क्या होगी, एक ही बिंदु से गुजरती है, उनको कॉन्करेंट लाइन कहा जाता है या समवर्ती रेखाएं। संगामी भी कुछ जगह कह देते हैं कि एक ही जगह से गमन करती हैं। तो एक के ऊपर से दूसरी लाइन जब गुजरेगी तो उसे क्या कहा जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन या फिर संपाती रेखाएं। तो एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन गुजर गई, जगह जगह आपको पॉइंट मिल रहे हैं कॉमन, तो इस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, इनफाइनाइट। कंडीशन क्या है, एक लाइन दूसरे के ऊपर से गुजरेगी, दोनों एंगल सेम बनाएंगे एक्स एक्सिस से, और दोनों की स्लोप सेम होगी। स्लोप सेम करने का तरीका A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। फिर आपने क्या देखा था कि y एक्सिस पर दोनों ने सेक्टर भी सेम ही कट किया है, तो यहां से क्या जाएगा, इक्वल में C1 अपॉन C2। ये जस्ट आपका माइनर सा डिफरेंस है। अब एग्जाम में सवाल कैसे सोल्व करने होते हैं, तो पहले तो इस बात को समझो, अगर आपकी दोनों की स्लोप डिफरेंट है, कहने का मतलब A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, तो आप समझते हो कि एक लाइन दूसरी लाइन को कट करेगी, एक सॉल्यूशन आएगा, कॉमन पॉइंट एक होता है, तो यहां तनाव खत्म। फिर आप क्या देखते हो, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 दोनों सेम आ गए, तो क्या चांस बनेगा कि लाइन या तो पैरेलल हो सकती है या कोइंसिडेंट हो सकती है। तो आगे किसको चेक करोगे, C को। C1 अपॉन C2 अगर बराबर हो जाए तो असल में ये दोनों एक ही जैसी लाइन है, एक के ऊपर से दूसरी गुजरेगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर ये इक्वल नहीं है, कहने का मतलब y एक्सिस पर जो सेक्टर कट कर रहे हैं वो डिफरेंट है, एंगल तो दोनों के बीच का या दोनों का जो एंगल है वो x एक्सिस के साथ वो तो सेम है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 से आ गया, लेकिन y एक्सिस पर जो सेक्टर कट कर रहा था, पहले छोटा था दूसरी का बड़ा था, वो डिफरेंट है, इसका मतलब लाइन पैरेलल है। पैरेलल के केस में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है, तो इसलिए सॉल्यूशंस विल बी 0। यहां तक बात आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए फिर इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस ले लेते हैं। लगभग 70 सवाल हो चुके हैं, 64 तो वैसे कर लिए थे पीडीएफ वाले फॉर्मेट से, और इसके बाद क्या था भाई, कुछ 7-8 सवाल सीधे सीधे कर दिए थे। तो अब तक कुल मिलाकर के हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 70 सवाल डिस्कस कर दिए हैं। 71 वाला ये आपका सवाल है, इसको आप एक बार अटेम्प्ट करें, और साउंड का मेरे ख्याल से कोई इश्यू नहीं होगा। ओके, डन। देखो इसने क्या कहा कि 2x माइनस के वाई प्लस 7 इक्वल्स टू 0 है, और 6x माइनस 12y प्लस 15 इक्वल्स टू 0 है। इसके लिए कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तो मैं डिटेल में समझा रहा हूं कि दोनों की स्लोप क्या होगी, सेम, बट जो y एक्सिस पर सेक्टर कट होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो रिलेशन क्या होता है भाई, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 आपको मिलेगा, और ये नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, C1 अपॉन C2। तो यहां से जो पहली लाइन आपको दे रखी है, सवाल भी यहीं से बनेगा। क्लियर है, जो पहली दो बात दे रखी है वहीं से सवाल बनेगा। रीजन क्या, नॉट इक्वल्स टू के लिए तो कोई लेना देना ही नहीं होता, कि आप कह दोगे कि ये वैल्यू 5 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो वैल्यू क्या होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी, 9 होगी, 5.5 होगी। तो सवाल यहीं से बनना चाहिए और यहीं से पूछा जाता है। चलो भाई, पहली इक्वेशन में A1 क्या है आपका 2, एग्जाम में यहां से सवाल स्टार्ट होना था आपका 2। दूसरी वाले में x के साथ क्या है 6, बराबर किसके होगा, पहली में y का जो मल्टीपल है वो कितना है माइनस के, और दूसरी में जो y का मल्टीपल है वो कितना है आपका माइनस का 12। ये 6 इससे 2 बार कटा, 2 गुणा 2 4 बराबर के, ये आपका रिजल्ट हो गया। बस कुछ जब सवाल आप कर रहे होते हैं तो उस केस में ध्यान रखिए इस बात का कि ये चीजें करके देख लें एक बार।
ठीक है, एक बार चीजें माइंड में चलेगी तो जीवन भर इनको रटना नहीं पड़ेगा। और जीवन भर को चलो खैर छोड़ देते हैं साइड में, कि आपकी एग्जाम होगी टिल सिलेक्शन आप ये बातें नहीं भूलेंगे। चलो सवाल नंबर 72 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 72, क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करो पहले तो। 72 में क्या कहा, सीधी लाइन है आपके पास, स्ट्रेट लाइंस। इक्वेशन है पहली की -3x + 5y + 8 = 0 और दूसरी है 6x - 10y + k = 0। इसने क्या कहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने चाहिए। तो एक बात बताओ, आप क्या लिखोगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए? पहले तो एंगल सेम करो, एंगल सेम कर दिया, उसके बाद क्या करो, वाई एक्सिस पर सेक्टर की लेंथ को सेम कर दो, कर दिया। ये कंडीशन होती है। अगर ये पैरेलल होती तो नॉट इक्वल टू यहां आ जाता। पैरेलल के केस में जीरो सॉल्यूशन, जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर से गुजरती है ये कंडीशन बनती है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते हैं। तो यहां यही पूछ रहा है। अब आपका मन देखो क्या कर रहा है, उस हिसाब से देख लो कि के आपको चाहिए। के कौन से पार्ट में है, सी में है। तो एक पार्ट तो आपने क्या ले लिया, सी वाला, कंपल्सरी आपको लेना ही पड़ेगा। तो पहले वाले में 8 है और दूसरे वाले में क्या है, ये के है। अब आपका मन करे तो आप ये उठा लो और आपका मन करे तो ये वाली बात उठा लो। क्लियर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे मैं A1 A2 लिखता हूं तो ये -3 हो गया और दूसरे वाले में 6 हो गया। और ऐसे ही अगर आप B1/B2 लोगे तो ये आपका 5 हो जाएगा और ये -10 हो जाएगा। अब किसी का भी कंपैरिजन कर दो, ये क्या बना 1/2, ये भी आपका 1/2 माइनस का। तो आपका जैसा मन करे वहां से सॉल्यूशन निकाल दो। तो ये क्या है, के इधर आ गया, कि आपका इधर आ गया, -2 × 8 तो रिजल्ट -16। क्लियर। अब थोड़ा सा देखो एग्जाम की तरफ आ जाते हैं कि असल में ये सवाल एग्जाम में आप कैसे डील करोगे। इतना तो लिखना नहीं है, कंडीशन नहीं लिखनी है, तो एग्जाम में सीधे सीधे आप ऐसे डील कर सकते थे कि आपका ध्यान जाना चाहिए था कि पहले तो एक पार्ट उठाना ही है, तो -3 और 6 ही उठा लो। क्लियर है। अब दूसरी बात देखो, दूसरी में पूछा क्या है, वो वाला पोर्शन, तो के पूछा है तो वो 8 के साथ पेड़ बनाएगा। के की वैल्यू सीधे सीधे -16 आ गई, 2 बार कटा, नेगेटिव है। तो सिर्फ इतना ही आपको लिखना था और सीधे इजी कैलकुलेशन है तो तुरंत आप हिट कर देते किसको, -16 को। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। 73 73 पर आ जाओ। 73 में इसने क्या कहा कि यदि रेखाएं 3y + 4x = 1, y = x + 5 और 5y + bx = 3 संगामी कर देना उसको हिंदी के अंदर। और फिर ऊपर इंग्लिश में करेक्ट है कॉन्करेंट। कॉन्करेंट वाली बात को समझना, यहां पर भी स्टार लगा लो। सीडीएस का ये सवाल है कि जैसे ये एक पॉइंट है, एक लाइन ये गुजरी, 2 लाइन ये दूसरी लाइन यहां से गुजरी। जब एक लाइन दूसरी को कट कर देती है तो ये क्या होता है, इंटरसेक्शन कहलाता है, प्रतिच्छेदन। सिंपल सी बात है। लेकिन अगर इसी पॉइंट से एक तीसरी लाइन और गुजर जाए तो इनको आपस में क्या कहोगे, कॉन्करेंट लाइन या फिर संगामी रेखा। इनको समवर्ती नाम भी दिया जाता है। तो आपकी जो टर्मिनोलॉजी है एटलीस्ट उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में स्ट्रॉन्ग रखें। जैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे उनके लिए तो कोई इश्यू नहीं है। रीजन कि जब भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन गलत होता है तो प्रीफर की जाती है, मान लो हिंदी में सवाल गलत था इंग्लिश में सही था, तो वो लोग कहते भी यही बात है कि इंग्लिश वाले को प्रीफर करेंगे। तो जिनका मीडियम इंग्लिश है उनके लिए इश्यू नहीं है, लेकिन जिनका मीडियम हिंदी है तो कई बार क्या है वो टिपिकल शब्द काम में ले लेता है, जैसे समवर्ती रेखाएं। अब आप सोचोगे ये क्या होता है, तो आप थोड़ी थोड़ी इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी को भी सीखें, उससे आपको हेल्प मिलेगी। तो इसका मतलब एक बात बताओ, ये पॉइंट तीनों में ही कॉमन है, इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, ये इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा और ये इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, उस पॉइंट की वैल्यू आप लाइंस में रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। चलो अब क्या करें कि पहले तो ये देख लेते हैं, पहली 2 लाइन उठाओगे और इनका यूज करके आप क्या करोगे। जैसे पहली लाइन क्या है आपकी, एक मिनट, पहले एक्स वाई
और सी के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो पहली लाइन क्या है, 4x प्लस 3y माइनस 1 बराबर 0। और दूसरी लाइन की बात करें तो y को उधर ले जाओ, तो x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0 लिखा जा सकता है। अब पिछले ही सेशन में मैंने इसको सोल्व करने का एक इंपॉर्टेंट मेथड बताया था, मेरे हिसाब से आप नहीं भूले होंगे। रीजन क्या था, वो पार्ट आपका, जैसे हम लोग ये प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं तो टेबल चेयर के सवाल हैं, कुछ जगह टाइम एंड वर्क में भी आता है, कुछ जगह स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी आता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो अपने आप में पार्ट था, अलजेब्रा में भी हम उसको यूज करते हैं। तो एक तो तरीका ये कि यहां से x की वैल्यू निकालो, इसमें रखोगे और वहां से कंक्लूजन आएगा। और बेटर मैंने आपको क्या समझाया था कि सीधे सीधे कांस्टेंट को सोल्व कर दो। अब देखो जो बच्चे आज ही आए हैं इसी सेशन से, एटलीस्ट आप पहली क्लास से सारी चीजों को देखना स्टार्ट करें, क्लियर है, तब जाकर के आप डिसीजन लेके आपको चीजें ठीक लग रही है नहीं लग रही। तो देखो कांस्टेंट को सोल्व कर रहा हूं, -4 और ये -3, तो यहां माइनस का 7, तो माइनस का 7 तो यहां भी आएगा। अब x के जस्ट राइट में ये है, तो ये क्या हो गया 15 में से माइनस माइनस प्लस, और वो माइनस होना ही था, तो क्या बच गया 14। y को जब आप सोल्व करोगे तो यहां आ जाओ, इसको भूल जाओ, ये -1 और 20 ये वाला, देखो -1 -20 तो -21। तो असल में देखा जाए तो ये आपका पॉइंट है -2,3। क्लियर है बात। तो आपने क्या किया, अगर ये बात आपको पता है तो तुरंत क्या है, एक सटीक तरीके से आप इस ऑप्शन तक पहुंच सकते हो कि आपका जो पॉइंट है इंटरसेक्शन का इन दोनों लाइन का, ये जो दो लाइन है आपकी, एक लाइन ये एक लाइन ये कट करती हैं 2,-3 पर, यही था ना। फिर से वो स्किप कर दिया, देखो फिर निकाल लेते हैं, -4 3 माइनस का 7, और यहां से 20 में से माइनस 1 मिनट, 5 3 15 और 14 माइनस 2, 1 मिनट, देखो ये हो गया -2 3। अब तीसरी लाइन जब गुजरेगी यहां से, वो क्या करेगी, इस 2,3 को जस्टिफाई करेगी। तो दूसरी लाइन क्या आपकी 5y, तो y कोऑर्डिनेट कितना है भाई 3 रख दिया। फिर क्या था b इंटू में x कोऑर्डिनेट आपका -2 और बराबर 3, ये होगा। आपसे पूछ क्या रहा है वो, असल में b की वैल्यू पूछ रहा है, b² नहीं है यहाँ पर। यहां से सोल्व करोगे तो देखना जरा, 5 गुणा 3 15 उधर चला जाएगा तो -12, और ये माइनस इससे कट जाएगा 2b, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी अपॉन में 2, और रिजल्ट क्या दे देगी 6। अगर b² होता तो क्या हो जाता 36। बात को फिर समझना, पहले जब भी कभी एक पॉइंट से 3 लाइन गुजरती हैं तो उसको, उन लाइंस को कहा जाता है कॉन्करेंट लाइंस या फिर संगामी रेखाएं। सिर्फ 2 ही लाइन एक दूसरे के ऊपर से, सॉरी एक लाइन दूसरे को कट करती है तो वो तो आपका इंटरसेक्शन हो जाता है, एक ही पॉइंट आपका। 3 लाइनों के लिए कॉन्करेंट शब्द काम में लिया जाता है। ऐसे सवालों में क्या कहता है कि कोई 2 लाइन दे करके तीसरी लाइन में एक वैल्यू को हाइड कर देता है, वो पूछता है, जैसा कि ये सवाल है। तो आप पिछली क्लास में जो मेथड सीखा था उससे तुरंत क्या करोगे, यहां पर सटीक तरीके से -2 3 निकाल लोगे, निकाल लिया, उसको अगली इक्वेशन में पुट कर दो और वहां से आपकी b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, स्टार्ट कर देना भाई इस सवाल को। 74 74 को अटेम्प्ट करना यहां से। तो देखो इसने क्या कहा कि 2 समीकरण हैं, इस टाइप के ग्राफ एक दूसरे को बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो P प्लस Q का मान बताओ। ये मैंने क्या किया, जानबूझकर पिछले ही सेशन से उठा लिया, पिछला जो सेशन था उस पर जो सवाल थे वैसा ही सवाल है, ये पढ़ चुके हैं, इसकी थ्योरी सवाल सोल्व कर सकते हैं। और ये वाली लाइन है, इसको तो सटीक तरीके से लिखो इस फॉर्म में, x y और कांस्टेंट की फॉर्म में। ये आपका क्या हो गया 0। दोनों कहां कट करेंगी एक दूसरे को, तो कांस्टेंट की वैल्यू सोल्व कर दो। 9 माइनस प्लस 4 13 यहां भी आएगा, 13 अगले पार्ट में भी आएगा। क्लियर है, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, पिछले सेशन में देख सकते हो। x की वैल्यू देखो -2 माइनस प्लस 54 में से, ये प्लस का बन गया माइनस का, 54 में से 2 चला गया 52, -18 इससे गुणा होगा, प्लस का 36, और ये माइनस प्लस 36 और 3 39। तो यहां से क्या वैल्यू आई 4 और 3,
तो इसने जो कोऑर्डिनेट दिए हैं वो क्या है, P, Q। तो P प्लस Q की वैल्यू यहां से क्या आ गई अपनी 7। ये अपना रिजल्ट हो गया। चलो भाई सवाल नंबर 75 को सोल्व करना। नंबर को सोल्व करना। देखो इसने क्या कहा कि k के किस मान के लिए रेखाओं का कोई हल नहीं है। कोई भी हल नहीं होगा तो लाइन क्या होंगी, पैरेलल। तो क्या करोगे, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो आप क्या करो 5 अपॉन में 12 इक्वल्स टू में यहां पर क्या कर सकते हो 3 अपॉन में k। क्लियर है, ये इधर चला जाएगा 36 बटा में 5। डिवीजन कर दोगे तो 7 बार डिवीजन, 1 बच गया 2 बार डिवीजन। ये अपना रिजल्ट हो गया। तो ये अपना है क्वेश्चन नंबर 75। 76 जो सवाल है, चलो ये क्वेश्चन अपने डिपेंड करते हैं डिस्टेंस पर। तो अब मैं आपको थोड़ा सा, अपने पास टाइम बचा हुआ है तो मैं आपको डिस्कस करवा देता हूं इसी के साथ डिस्टेंस। हालांकि उद्देश्य तो आज इतना ही था कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही पढ़े, थोड़ा सा और डिस्कस कर दो डिस्टेंस या फिर दूरी। अब इस बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। देखो हमने दूरी कब पढ़ी थी, एक तो किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब यहां पर बात को समझना, दूरी क्या हो सकती है, एक तो लाइन आपके पास कौन सी ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसकी एक बिंदु दे रखा आपको यहां पर 0 0, इससे दूरी। अब दूरी हमेशा क्या ली जाएगी, परपेंडिकुलर। इसको नाम दे दिया d। परपेंडिकुलर ही क्यों, क्योंकि देखो कल को कोई इसको इधर मिला देगा, कोई इधर मिला देगा, वो तो सारे अलग अलग सॉल्यूशन आएंगे। लेकिन एक बिंदु से किसी लाइन पर सिर्फ और सिर्फ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा सकता है। इसीलिए जब भी कहेगा कि मूल बिंदु से या किसी बिंदु से यहां तक की दूरी, तो आप सीधे सीधे क्या बताओगे, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसको मैं प्रूफ नहीं करवा रहा क्योंकि ये कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, x की जगह 0 रखोगे, y की जगह 0 रखोगे, क्या बचेगा सिर्फ c अपॉन में इसका मल्टीपल तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्रूफ करने का कोई फायदा नहीं है, बाकी किया तो जा सकता है। और डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। लेकिन आपको क्या बताया था मैंने पीछे, सेक्टर की जो लेंथ होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। रीजन क्या, सोच के देखो कि y एक्सिस पर ऊपर सेक्टर कट किया, y एक्सिस पर नीचे सेक्टर कट किया, दोनों की लंबाई 5 है, तो कैसे बताएंगे, तो वहां पर सेक्टर की लेंथ प्लस माइनस में होती है। लेकिन जब सिर्फ डिस्टेंस की हम लोग बात करते हैं तो वो क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव। चलो एक तो ये हो गया। कई बार क्या आता है कि जैसे आपकी ये लाइन है, लाइन आपकी ax by c बराबर 0, इसकी किसी बिंदु x1 और y1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी। तो करना क्या है, जैसा आपने यहां रखा था x कोऑर्डिनेट की जगह 0, y की जगह 0, तो यहां पर आपके पास क्या आ चुके हैं, x कोऑर्डिनेट x1, तो यहां x की जगह x1 रखोगे। जैसे ये बिंदु तो क्या होगा 3 5, कुछ भी हो सकता है, 3 5 2 3 4 7, ये x और y एज इट इज चलते रहते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो यहां जो x की वैल्यू है इस x की जगह, यहां जो y की वैल्यू है इस y की जगह, तो ये आ जाएगा ax1 by1 प्लस c, और अपॉन में ये जो इसके कांस्टेंट मल्टीपल थे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इनको आप रख दोगे, इतने में आपका काम चल जाएगा। दोनों बातें सेम ही है। असल में ओरिजिनल फॉर्मूला ये है, और x और y कोऑर्डिनेट ओरिजिन का 0 0, जैसे ही आप ये रखते हो तो आपका रिजल्ट वो निकल के आ जाता है। चलो एक क्या रहेगा आपका रिजल्ट, कि दो पैरेलल लाइन है, इनके बीच की डिस्टेंस। तो देखो जब भी कभी दो पैरेलल लाइन होंगी तो ax प्लस by, दोनों की स्लोप सेम होती है, तो आप क्या लेके चलोगे, ax प्लस by ही लेकर के चलोगे। प्लस यहां पर देखो y एक्सिस पर सेक्टर डिफरेंट था, तो यहां वैल्यू c1, यहां वैल्यू c2 बराबर 0। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, हालांकि इस पर मैं आपको सवाल करवा दूंगा। देखना जरा,
यहां पर देखो आप क्या करोगे, दो लाइन पैरेलल होती है, स्लोप सेम होती है, तो ए और बी को सेम रखो। अगर वो सेम नहीं भी है तो आपको सेम करना है। एक सवाल लेके मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा करना जरूरी होता है, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है रिजल्ट पर। तो देखना जरा, यहां पर इनके बीच की डिस्टेंस, दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस फिक्स होती है, तो एक से दूसरे पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये भी डी होगा, ये दूरी भी डी होगी, ये भी डी होगी, कहीं से भी मेजर कर दो। तो इस डी की जो वैल्यू है वो क्या निकल के आएगी अपनी, यहां से C1 और C2 का अंतर, C1 माइनस C2 अपोन में वही मल्टीपल, तो ये क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका लिखा जा सकता है। ये इतना सही होगा। चलो अब मैं आपको सवाल करवा देता हूं। ये असल में एक फॉर्मूला, इसको ध्यान रख लेना। कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं। देखो जैसे आपको ये कह दे कि एक लाइन दे रखी है आपको 4x प्लस 5y माइनस 7 बराबर 0। इसकी ओरिजिन से दूरी, फ्रॉम ओरिजिन, मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या होगी। तो यहां से बात को समझना कि डिस्टेंस बराबर ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं अपने क्या होते हैं, 0 0। तो यहां क्या करोगे, x कोऑर्डिनेट की जगह 0, y कोऑर्डिनेट की जगह 0। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, तो ये 0 ये 0, तो यहां क्या बचा माइनस का 7 अपोन x का मल्टीपल 4, 4 का स्क्वायर 16, y का मल्टीपल 5, 5 का स्क्वायर 25। सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा 7 अपोन 41 का अंडर रूट, यूनिट या इकाई। ये अवॉइड ही क्या करो लिखना, क्योंकि इसमें जब आपको आदत पड़ जाती है तो इसमें भी आपका टाइम किल होता है पेपर के अंदर। क्लियर है, ये बात समझ आ गई होगी। चलो अगला सवाल ले लेता हूं कि मान लो यही लाइन होती, चलो इसको चेंज ही नहीं करते हैं, अगर मान लो ये की ये लाइन होती, क्लियर है, और आपसे पूछता है इसकी बिंदु 1,2 से दूरी क्या होगी, तो आप क्या कहते हैं कि डिस्टेंस इक्वल्स टू मोड, ये यहां पर, ये यहां पर। चलो वैल्यू रखेंगे तो ये क्या होगा भाई, 4 और 5 गुना 2 10, 10 और 4 14 में से 7 चला गया, ये 7। फिर क्या होगा, x का मल्टीपल 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 25, तो ये क्या हो गया अंडर रूट 41 लिखा जा सकता है। अगर ये कहता कि इसकी दूरी 1,1 से क्या होगी, तो क्या करोगे, 1,1 से दूरी, तो देखना 1 रखा 1 रखा, 5 4 9 में से 7 चला गया 2, अंडर रूट में 4 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 16 41, तो ये अपने क्या हो जाते रिजल्ट। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब लगा लो अगले सवाल में स्टार। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहां कई बार क्या है, स्टूडेंट गड़बड़ कर देता है। देखना जरा, डिस्टेंस बिटवीन जब पैरेलल लाइन की बात होती है, देखो एक तरीका तो ये है कि वो आपको इक्वेशन ऐसे दे दे कि 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0, और एक दूसरी इक्वेशन आपको दे दे कि 3x प्लस 4y प्लस 15 बराबर 0। ऐसी कोई आपको इक्वेशन दे दे, ठीक है। तो आपने सिंपल सा दिमाग लगाया कि ये जो पार्ट है आपका दोनों में सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों में ही आपको क्या लिखवाया था, ax प्लस by। बस अगली बात चेंज होगी C1 और C2, यहां तो कोई इश्यू नहीं है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर सवाल को सोल्व करेंगे, क्या करोगे, अगर आप इस पर्टिकुलर सवाल को सोल्व करेंगे तो डिस्टेंस बराबर C1 माइनस 5 में से C2 को लेस करोगे माइनस 15, अपोन में क्या होगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और इसका कर दोगे मोड, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 20, और अपोन में ये क्या आ जाएगा 5, तो रिजल्ट क्या देगा 4। क्लियर है, मेरे हिसाब से यहां तक कोई इश्यू नहीं आया होगा आपको। ये C2 माइनस C1 भी कर सकते हो, तो 15 में से माइनस माइनस 5 करोगे तो ये 20, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो स्टार क्यों लगवाया मैंने, कई बार क्या होता है आपसे सवाल ऐसे कर दिया जाता है, किस टाइप से, आपको ये इक्वेशन दे दी, अगली इक्वेशन देगा 6x प्लस 8y प्लस का 7 बराबर 0। इसको भी मैं प्लस ही कर देता हूं एक बार, क्योंकि हमें प्लस माइनस नहीं सीखना, हमें जो बात सीखनी है वो इंपॉर्टेंट है। देखो
इसकी स्लोप -3/4, इसकी स्लोप -6/8, तो 3/4 ही आ जाएगी। तो इसका मतलब लाइन तो पैरेलल है। अब एक स्टूडेंट तो इस सवाल को ऐसे सोल्व कर सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ही उसको सोल्व करोगे, हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने इस बात को पकड़ लिया हो कि क्या करना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं एक कैटेगरी का ऐसा स्टूडेंट होता है कि अच्छा वो देखता है कि लाइन डिस्टेंस ऐसा तो होगा नहीं कि एक लाइन दूसरी को कट करेगी, तो वहां पर डिस्टेंस पूछेगा बीच में, कभी नहीं पूछेगा इतना मूर्खता भरा सवाल। डिस्टेंस जब दो लाइन के बीच पूछी जा रही है, इसका मतलब वो लाइन दोनों की दोनों कैसी है, पैरेलल। यही एक आपकी कंडीशन होती है। तो बच्चे के दिमाग में ये तो सेट हो गया कि पैरेलल लाइन में ये ऐसा हो सकता है, तो वो सीधे सीधे क्या करेगा, अच्छा C1 - C2 लेना है। चलो भाई 5 में से 7 को लेस कर दो, तनाव खत्म। पहली ये इक्वेशन लिखी तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 9 और 16 कर दिया। या फिर मान लो उस बच्चे की कैलकुलेशन ठीक है तो 5 में से 7 चला गया 2, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर √5। एक बच्चे ने रिजल्ट निकाला 2/5। क्लियर है। चलो दूसरे टाइप के बच्चे की बात कर देते हैं। वो भी क्या करता है, कोई खास चेंज नहीं करता। यहां पर वो 5 में से 7 लेस कर देगा, 2 आ जाएगा, मोड चल रहा है। इस बार वो क्या करेगा, इसको काम में ले लेगा, तो 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 10। 36 64 100 √10। तो इसका रिजल्ट क्या आया है 1/5। क्लियर है। और हो सकता है मान लो कि कई बार ऐसा है कि आपने गलत निकाला फिर भी ऑप्शन के साथ मैच कर गया, ऐसी भी संभावनाएं होती हैं, लेकिन ये कंप्लीट पार्ट क्या आपका गलत है। ठीक है। आपको क्या करना था, आपका तरीका गलत है। हो सकता है कई बार ऐसी सर्कमस्टांसेस बनती है कि आंसर आपके सही हो जाते हैं। तो एक आंसर क्या निकाला, एक बच्चे ने 2/5, एक ने 1/5। ठीक है। समस्या एक बात बताओ, क्या पता चलेगा कि एक बच्चे ने तो नीचे 5 का डिवीजन किया, एक ने 10 का किया, तो ये इक्वेशन ऊपर होती तो वो पहले वाला बच्चा क्या करता, वही 10 का डिवीजन, दूसरा क्या करता 5 का डिवीजन। असल में आपको मैंने क्या समझाया था कि जब भी कभी लाइन पैरेलल होंगी इस केस में, तो ax + by + c1 = 0 होगा। दूसरे में भी क्या होगा, ax + by + c2 = 0। तो ये जो आपका पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या होना चाहिए, सेम। अगर ये सेम नहीं है तो सेम करोगे। सेम करने का तरीका क्या, भाई जस्ट मल्टीप्लाई कर दो। देखो 6 और 8 है, या तो इसमें 2 का भाग दे दो तो ये 3.5 बनेगा, या फिर आप इस इक्वेशन को क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई, तो ये इक्वेशन ऐसी दिखेगी 6x 8y 5 × 2 10 = 0। क्या ये बात नहीं दिखी आपको, दिख गई। तो ये आपने क्या कर दिया, जस्टिफाई कि हाँ उस फॉर्मेट का होना चाहिए। अब आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा कि 7 में से 10 चला गया 3, और अपॉन में 6 और 8 की वजह से 10। असल में देखा जाए तो आंसर क्या आ गया 3/10। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, अगर मैं इस सवाल की एग्जाम अप्रोच पर आ जाऊं, एग्जाम अप्रोच भी होती है ना अपनी, ये सारी की सारी चीजें 2/5 और 1/5 आपका गलत रिजल्ट था। देखो अगर मैं सीधे सीधे एग्जाम अप्रोच पर आ जाऊं तो यहां से बात को समझना, आप क्या दिमाग लगाते कि भी 6 और 8 है, जस्ट इसका डबल कर देंगे तो ये 6 और 8 आ जाएगा। ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं कि आप उसको लिखो मत, लिखना नहीं। हमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखो नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, प्लस हमें टाइम मिनिमम लगाना है। नॉलेज अपने पास मैक्सिमम हो, सवालों को सोल्व करने में अपना टाइम मिनिमम लगे। तो आपने क्या देखा 6x और 8y है, तो पहली इक्वेशन जो दे रखी है उसका जैसे ही डबल करेंगे तो ये 6 और 8 बन जाएगा। इस पर दिमाग नहीं लगाना। क्या दिमाग लगाना, 2 से गुणा करना। ये 10 बन गया, 10 में से 7 चला गया, क्या बचा 3, और 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 6 8 10 क्या होता है ट्रिपलेट। ये लो अपना आंसर 3/10। क्लियर है। तो देखो आज के सेशन की अगर मैं बात करूं तो आज का सेशन यहीं तक ही रख रहे हैं हम लोग। अगले सेशन में हालांकि मैं आपको स्टार्ट यहीं से करवाऊंगा, तो ये जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं डिस्टेंस वाले, आप इनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और अगले ही सेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल के बारे में। क्लियर है। आपको ये हमारे वीडियो किस हिसाब के लगते हैं, कैसा आपको फील आ रहा है, क्या पहले से आप बेहतर फील कर रहे हैं कि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया चीजों को समझने में। ठीक है। तो ये कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं, तो बहुत ही जल्दी। और अगर आपके कोई भी सजेशन हो तो कमेंट करके आप जरूर बता दें। क्लियर है। तो आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।